नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और आज हम जन स्वराज के प्रांगण में आए हैं जहाँ पे बिहार सत्याग्रह आश्रम बना हुआ है ये पटना। तो हम हमारे समकक्ष में हमारे साथ में एक शैलेंद्र शर्मा सर हैं जो उनसे हम बातें करना चाह रहे हैं कि अगर जन स्वराज है तो क्या बिहार का बदलाव है। तो इनसे हम पहले बातें करेंगे कि जन स्वराज ही क्यों, पहला मुद्दा ये है। इनसे 5 सवाल हम करेंगे, अगर इस पर इनका जवाब अच्छा रहता है तो आप पे भी हमारा ये है समर्थन है और हमको सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो चलिए शैलेंद्र सर आप बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। जी हाँ, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और इस वक्त मैं जन स्वराज के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो हिलसा विधानसभा क्षेत्र का मैं डिजिटल प्रमुख हूँ। और आपका सवाल है कि और तो बड़े बड़े दल हैं, पार्टियां हैं, तो आखिर जन स्वराज ही क्यों? जी हाँ, जन स्वराज का जो आप पूरी अगर आप इनका जितने भी जो अभी रिकॉर्ड जो वीडियो हो रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर जी गली गली में जाकर, गांव-गांव में जाकर, या पिछले 2-2.5 वर्षों में जो पद यात्रा में जाकर बोले हैं, तो उस पर आप अमल करेंगे तो सिर्फ इन्होंने 5 चीज़ों पर फोकस किए हैं और इनका सिर्फ जो मकसद है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कह रहे हैं कि 2025 में जो इलेक्शन आने वाला है इसमें आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं सत्ता में आ जाऊंगा, पूरी गरीबी को समाप्त कर दूंगा, पलायन एकाची को मैं तुरंत रोक दूंगा। इनका सारा की एक रणनीति है, एक तैयारियां है, एक स्ट्रेटजी है और ये समझना जरूरी है। अगर 5 चीज़ों पर अगर कहा जा रहा तो पहले आप उस चीज़ को सुनिए, समझिए। अरे हर सरकार ये बोलती है कि हम आएंगे आपको गरीबी दूर कर देंगे। क्या भैया 35 सालों में गरीबी दूर हो गई क्या? आप कल्पना कर लीजिए ना, अगर पलायन दूर कर दिए क्या? कोई भी त्यौहार में जो अभी हाल फिलहाल में अभी होली बनी है, होली में लोग चाहे वो दिल्ली में रह रहे थे, बम्बई, हरियाणा, पंजाब, चाहे किसी भी राज्य बिहार को छोड़कर जो रह रहे थे, वो त्यौहार में आए, 5 दिन 10 दिन 15 दिन रुके, लोग जाना शुरू कर दिए। अब उसके बाद आपने जो ट्रेनों को जो स्थिति देखे, हालात देखे, आप कल्पना कीजिए कि आपको उसको देखने के बाद आपको कैसा लगता है। और अगर ये कुछ कहने आए तो आपको सुनने में क्या जाता है। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि जन स्वराज क्यों? जन स्वराज इसलिए कि इन्होंने जो बोल रहे हैं ये सत्ता में नहीं है। अगर ये भी कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि पूरी 100% सही ना भी कर पाए तो कम से कम तो जो सरकार चल रही है रिसेंटली उससे बेहतर करने की इनको जो बात हो रही है या कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जिस तरीके से इनकी रणनीति है, तैयारी की जा रही है, तो ये उम्मीद आप रख सकते हैं कि कम से कम और जो सरकारें चला रही है उससे बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा है सर हमारा कि अभी यहाँ सुनने में आ रहा था जाति प्रथा पे वोट मिलता है, तो जाति इसमें कैसे समर्थक करेगा जन स्वराज? देखिए, इसमें 2-3 तरह के बात है, सबको पॉइंट अलग अलग हम डिफाइन करेंगे। नंबर पहला, आपने कहे कि जाति प्रथा पर वोट होती है। जी जी बिल्कुल, जाति प्रथा तो आपको किसी गांव में भी हो सकता है, किसी राज्य में हो सकता है, छोड़ दीजिए केंद्र में अगर बात करें तो उसमें भी जाति प्रथा हो जाएगा। लेकिन अगर जाति प्रथा की बात अगर होती है तो मोदी जी को जो यहाँ पे वोट इतने मात्रा में मिलती है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे उनको जाति के कितने लोग हैं? चलिए ठीक है, जाति को कुछ देर के लिए ले लेते हैं, जाति तो अलग राज्य में भी होती है। चलिए, अगर जाति को सिर्फ बात करते हैं तो सिर्फ जाति के लेकर नहीं होना चाहिए। जाति का जो बात लेकर चलने वाले लोग हैं उनको अब ये समझना होगा कि अगर किसी भी राज्य में सिर्फ जाति को लेकर चलते हैं तो आप मान लीजिए कि किसी का 18% है, किसी के 14% है, किसी के 2% है, तो अलग अलग किसी को मैं किसी को डिकोड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, समझ गए होंगे कि 18% किसका है, 14% किसका है, 2% किसका है। सबको ये अभी हाल फिलहाल में नीतीश बाबू करवाए हैं सर्वे और बिहार में सबको जानकारी है कि 13 करोड़ में कौन कौन है, कितने कितने लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि चलिए जाति पर चलना चाहिए, लेकिन उसमें भी सत्य है। आप सिर्फ जाति का आप लेकर झंडा ढोने से कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि किसी का 18% है तो आप उनकी 18% का अगर आंकड़ा आप निकालेंगे तो करोड़ों से आगे निकल जाते हैं। तो क्या लगता है कि करोड़ों लोग खुश हैं? किसी का अगर 14% है तो आप मुझे ये बता दीजिए कि 14% में भी जो आएंगे वो भी करोड़ों क्रॉस कर जाते हैं। अगर आंकड़ा निकालेंगे 13 मतलब जो अभी 13 करोड़ में तो आगे हो जाता है, तो क्या उसमें खुश हैं? किसी भी मान लीजिए अभी नीतीश बाबू को जो अभी रिसेंटली जो अभी हाल फिलहाल में जो जाति सर्वे हुआ है जिसमें ये पता चला है कि मान लीजिए करीब 2 से मतलब है कि जाति से वोट का कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें जो जन स्वराज में है वो 3 स्लोगन है और सबसे पहले तो उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए बिहार के लिए। उसमें क्या है? सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सही लोग कौन हो सकते हैं?
अपने लिए आप सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए, तभी सही सोच हो सकता है। आप सिर्फ ये सोचते रहिए कि हमारा तो जाति में खड़ा हो गया, भैया अगर ये बढ़िया भी अगर है तो इसको वोट नहीं देंगे, हमारा तो जतिया में, तो वैसा नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो सही सोच की बात हुई, सही सोच, सही लोग सही सोच। अब उसको जो सही लोग को जो बात हुई वो सही सोच की बात हुई कि उस पर आपको चोट करना होगा जब अगर कोई सही आया है, कुछ कहने आया है, तो उसको आपको सुनना होगा। अगर ये भी कुछ देर के लिए मानिए कि अगर ये झूठा, अगर ठीक है कि नेता हैं ये झूठ भी बोल रहे हैं, तो कुछ देर के लिए आप ट्रस्ट तो कीजिए कम से कम। आखिरी समय का भी आने दीजिए, इन पर देखिए कि आगे की इनका जो फार्मूला है वो क्या बताना चाह रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे हैं कि भैया हम ही को वोट आप करिए, ये तो ये कह रहे हैं कि आप जिस समय वोट करने जाइए उसमें अपने बच्चों को वोट जाकर दीजिए। मोदी जी 56 इंच का सीना को चौड़ा कर रहे हैं, उनको सीना को सिर्फ मत देखिए, अपने बच्चों को भी सीना देखिए कि शुक्र को कितना आपको कम हो गया। आपको जिस समय प्लान का जो मुद्दा बनती है ना, उसमें जिस समय आपको बाहर जाकर रहना पड़ता है, वो किस हालात में रहते हो हम लोग उससे छुपा हुआ नहीं है, और किस नज़र से देखते हो वहाँ का किसी भी राज्य का वो काली से कम नहीं है बिहारी जब कहता है तो, और कितना इज्जत समाज में कोई दिक्कत नहीं है, और समझना होगा। इसलिए कि आपको सिर्फ इस बात पर न चलिए कि हम सिर्फ जाति को लेकर चलेंगे, जाति को छोड़ दीजिए कुछ पल के लिए, और बिहार को आप बदलने के लिए आपको ऊपर उठना होगा। धन्यवाद सर। तीसरा है कि हमारा पलायन बिहारियों का कैसे रुकेगा? अगर जनसुराज सत्ता में आ जाते हैं तो बिहारियों का पलायन बाहर जाने के लिए कैसे रुकेगा? हाँ, इनकी एक स्ट्रेटजी है, ये ऐसा है, पहले इसकी पूरी जो है गणित इसको समझिए कि कुछ लोगों ने तो ऐसे भी हमारे बिहार के नेता हैं कि इन्हें नकार दिया कि पलायन रोका नहीं जा सकता है। पलायन रोकना और पलायन करके जाना ये दो पार्ट है। पलायन रोकने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि आप बिहार में रहते हैं, आप 10वां पास कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, BA कर लिए हैं, आपको घर में कोई रोजी रोजगार नहीं है, कोई आपको रोजी रोटी का स्रोत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, गुजरात जाएंगे, चाहे आप जहाँ भी जाएं, बिहार छोड़ दिए। अब वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब हम छोड़कर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बिहार में तो रोजी रोजगार को कोई स्रोत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम रोजी रोजगार कर सकते हैं। हम सीखे हुए तो है काम, हम बढ़िया अगर चाहे तो मैं क्या बोलते हैं रोजी रोजगार कर सकते हैं, मैं दुकान चला सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूंजी नहीं है। तो पूंजी आएगा कहाँ से? तो जनसुराज कह रही है कि पूंजी का जो व्यवस्था है उसको एक कहा जाता है, जो बैंक के माध्यम से जो लोन का जो एक प्रोसेस तैयार होता है, जो RBI की गाइडलाइंस में होती है, उसको कहा जाता है CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। उसका मतलब ये होता है कि मान लिया जाए कि सरकार ने जमा किया, मान लीजिए कि 1 लाख रुपया, तो सरकार उस क्रेडिट पर, मतलब सरकार को जो बैंक है वो कम से कम आपको, बिहार में तो आंकड़ा बहुत कम है क्योंकि 40% मिलती है, अलग अलग राज्य में किसी जगह पर 80 है, 90 है, 95 है, वो अलग अलग है, अलग अलग रहती भी है। तो उसको रोकने के लिए आपको सबसे पहले जो CD रेशियो का जो गणित है उसमें ऐसा है कि मान लिया जाए कि आपको सरकार को जमा करें उसमें पैसा, तो वो जो लोन जो प्रोवाइड करती है वो बहुत कम % पर वो आपको देते हैं। तो आपको रोजी रोटी को लिए अगर मान लिया जाए कि बैंक की आपकी जिम्मेदारी बने, जैसे अभी प्रशांत जी बोल रहे हैं जनसुराज पार्टी की, कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो प्लान रोकने के लिए मैं एक पहल को तैयार करूँगा और ये CD रेशियो के बारे में समझाऊंगा कि आखिर क्यों यहाँ पे रोका जा सकता है संभव, जो संभव। इसमें ये ऐसा है कि मान लिया जाए कि आपको पास 1 लाख रुपया की आवश्यकता है, ये छोड़ दीजिए 50,000 रुपया की आवश्यकता है तत्काल, और चाह रहे हैं कि कुछ मैं रोजी रोजगार करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ पैसा है, कुछ पैसा अगर होता तो मैं कर लेता, ठीक है। तो सरकार है, मगर हाँ, सरकार को ये मतलब कि आने के बाद भी इनकी तैयारी है, युवा कुछ करना चाहता है, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास अगर पैसा होता तो मैं रोजी रोजगार कर लेता, तो हमें प्लान की जरूरत नहीं था, अपने बीवी बच्चे और अपने माता पिता के साथ मैं यहीं पे रहते और यहीं पे रोजी रोजगार को चलाते। तो इसके लिए पूंजी तो है नहीं, तो पूंजी के लिए बोला जा रहा है कि हम 4% पर सालाना आपको हम अपनी गारंटी पर, मतलब जो सरकार बनेगी हम देंगे और उससे आप रोजी रोजगार को विकसित करिए। तो इससे एक हद तक के रोका जा सकता है। इसमें एक मनरेगा भी जुड़ा हुआ है। मनरेगा का क्या है कि बहुत सारे जो पैसे आते हैं, मान लीजिए मनरेगा क्या है 10 लाख, अब उसमें क्या है कि आप खर्चा अगर नहीं करते हैं तो वो अलग अलग राज्य में भेज दिया जाता है, या सरकारें नहीं काम करती हैं तो बैंक दे देते हैं, तो वो पैसे आपको बहुत कम मिलते हैं।
क्योंकि यूज नहीं कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि हम एक और व्यवस्था कर सकते हैं, वो किसानी के लिए। किसानी क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि धान और गेहूँ पैदा कर रहे हैं, तो धान गेहूँ तो पैदा जो कर रहे हैं, चलिए कुछ पल के लिए हम उसको मान लेते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब यही हो गया काम किसानी में नकदी फसल का जो हाँ, होता है, तो उसमें काम आपको क्या है बिहार में? अलग से किसानी आपको पे अलग से और पैसा मिलेगा, उसके लिए अलग से आपको मजदूरी करने के लिए आपको उनको व्यवस्था दी जाएगी, ताकि उनको अलग से पैसा देना ना पड़े, ताकि उनको नकदी फसल में जो है रेवेन्यू जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इसके एक रोकने का जरिया है। और तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा में है आपका कि काम क्या है बिहार में? हाँ, बिहार में काम क्या नहीं है, तो सबसे बड़ी बिहार में क्या काम है और क्या काम नहीं है, क्या होना चाहिए? होने के लिए तो बस सबसे पहले तो आपको जब तक प्लान अगर रोकना है, तो जो अभी का जो हमने कड़ी जोड़ा इसी में इसको कन्वर्जन कर दीजिए, इसी से आपको लिंक करना होगा, मतलब क्योंकि प्लान जो है रुकना। हाँ, अब एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोगों को कहना है कि एजुकेशन तो ऐसे भी 60,000 करोड़ खर्चा करती है सरकार। देखिए 60,000 करोड़ खर्चा बाहर चले जाते हैं लोग, और फिर भी उसके बावजूद भी अगर बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो सरकार ही इसका जिम्मेदार है ना। हाँ, आप और कौन सा क्वेश्चन आपका है आगे? हाँ, आगे है पांचवा है कि शराब और महिलाएं पे अत्याचार, इसमें क्या आता आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी के लिए जहाँ तक आप जान रहे हैं कि 9 बरस तक के गुजर चुके हैं। 2016 5 अप्रैल स्टार्ट हुआ था जी, और अभी जो चल रही है वो अप्रैल 2025, जोड़ेंगे तो करीब करीब 9 साल हो गए, है ना। अब 9 साल का दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि सरकार की जो राज्य सबको जो इतनी बड़ी नुकसान हो रही है, नीतीश जी अपने खुद बोले हैं कि कम से कम तो हमको जो सरकार से जो रेवेन्यू था वो करीब करीब 5,000 करोड़ के मतलब कि आसपास मुझे मिलता था, रेवेन्यू आता था। अब उसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितने करोड़ों में कन्वर्ट हो, तो 45,000 करोड़। आपको तो सबसे पहले ये नुकसान हुआ, सिर्फ इस नुकसान को आप जोड़ देने से नहीं होगा, पहली बात। दूसरी है कि इससे आपको रेवेन्यू का और चाहिए, जो कि आपको शराबबंदी से हट गई। आप ऐसा भी नहीं है कि चलिए बढ़िया बात है कि शराबबंदी आपने की, तो शराबबंदी आपको सफल हुआ कहाँ? हर जगह आज भी शराबें मिल रही है, शराब तो मिल ही रही है आपको, ठीक है, सिर्फ और उससे महंगी में फर्क इतना है कि पहले शराब की दुकान होती थी तो राज्य सरकार को भी, अपना सरकार को भी रेवेन्यू होता था, टैक्स आते थे, वो चीज खत्म हो गया। आज क्या है कि शराब तो मिल रही है, लोगों तक पहुंच रही है, लोग पी रहे हैं, छोड़िए पीने का तो दुर्भाग्य की बात यह है कि आज न जाने कितने लोग बेघर हो गए। कुछ दिन पहले आप छपरा की कहानी देख लीजिए, सैकड़ों लोगों को मृत्यु हो गई शराब पीने से। ऐसा नहीं कि लोग पी नहीं गए, और लोग इससे बहुत सारा परिवार भी उससे गुजरे हैं, और अभी कई लाख लोग अभी भी जेल में बंद हैं, ये रिसेंटली की बात है। तो शराबबंदी तो एक तरह से आप फेलियर मानिए इसको, तो बेमतलब कि आप मुद्दा बना के आगे इसके प्रमोट करते रहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी है। और ये सही बोल रहे हैं कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो शराबबंदी को 1 मिनट में इसको हम समाप्त कर दें, सत्ता में आते ही सबसे पहले इसको मैं खत्म करूँगा। और इससे विरोध कर रहे हैं लोग कि ये सत्ता में आने के बाद कह रहे हैं कि शराबबंदी को हम लाएंगे, फिर प्रमोट करेंगे और उसके बाद उसी से शिक्षा देंगे, ये कैसा उल्टा नदी बहार है। तो देखिए, कहने का लोग वो तो ठीक है कि विपक्ष में आप भला बुरा बोल सकते हैं, लेकिन पहले पूरी बात को उनको गणित को समझना चाहिए कि क्यों करना चाहते हैं, और अगर आपने किए थे तो आपको नुकसान और फायदा क्या है ये जरा बताएं। आगे किया वही महिलाओं का अत्याचार कैसे इसको रोका जाए? बहुत सारे घर में दहेज के कारण ये सब उन पे अत्याचार होता है, बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं। देखिए, बहुत सारे घरेलू हिस्सा जो होते हैं वो हिंसा जो है, तो हिंसा का ऐसा भी कारण आप बता सकते हैं कि जैसे एक तो बहुत बड़ी बात ये भी होती है कि जब आपके पास व्यवस्था में कमी आती है ना, तो वो एक कला है। अगर आप घर खुशहाल है, बढ़िया ढंग से आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बढ़िया ढंग से हो रही, तो फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आपको हो रही है, जहाँ पे आपकी समस्याएं यहाँ से जब आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो उसमें झड़प कुछ ज़्यादा होती है। शराबबंदी तो ये भी एक है, इसमें इसका एक रोकथाम करने के लिए यही है कि जब तक एक यहाँ बढ़िया सरकार स्थापित नहीं होगी, बढ़िया अगर कोई बढ़िया विचारधारा के सरकार नहीं आएंगे, तो बिहार जैसे कई वर्षों से चलते आ रहे हैं, 30-35 वर्षों तो आप और हम देख रहे हैं, ऐसा ही चलते रहेंगे और इससे कुछ नहीं होने वाला है। बस जब होना कुछ है तो इसके लिए आपको जन स्वराज पर विश्वास करना होगा। जो एक्सपायरिंग दवा हो चुका है, जो एक्सपायर हो चुका है, उसको नकारिए, और जो अभी रिसेंटली जो दवा आया है, जो अभी कम से कम तो आप इसको समझते हैं कि कम से कम ये अभी उस फेज में चल रहा है कि दवा लेने के बाद आप सही हो सकते हैं, उसको कम से कम स्वीकार नहीं करना। मैं यही कहना चाहूँगा। और
आपसे बात करके अच्छा लगा सर। बिहार के बारे में आप इतने अच्छी बातों को बताया, तो ठीक है सुंदर सर, धन्यवाद इसके लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।